जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदय क्लासेस में। और आज की वीडियो हम शुरू करेंगे एक बेहतरीन मोटिवेटिव शायरी के साथ। ठीक है, शायरी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी लोग पूरी तरह से मोटिवेट होकर शुरू करते हैं हम लोग आज अपनी ये जनरल साइंस और जनरल स्टडीज़ की एएलपी और टेक्नीशियन के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप सब लोग इसे पूरी तन्मयता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही जो हमारे साथी भाई बहन चैनल पर नए आते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम लोग और लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है कि संवेग का विमीय सूत्र। ठीक, संवेग यानी संवेग होता है हमारा मोमेंटम। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मोमेंटम। इसका ये विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहे हैं। संवेग का जो फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और जो संवेग निकाला जाता है वो होता है P = mv। ठीक है, जहाँ मास होता है, m मास होता है और v वेलोसिटी होती है। तो जो संवेग का विमीय सूत्र है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है दोस्तों, वो है b mL/T-1। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? ठीक, प्रत्यास्था होती क्या है? प्रत्यास्था को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। अच्छा, इलास्टिसिटी ये होती क्या है? इलास्टिसिटी होती है ये किसी पदार्थ का ये वह गुण होता है जिसके कारण इसके ऊपर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं। ठीक है, बाह्य बल लगाते हैं तो इसमें कितना परिवर्तन होता है और साथ में वो जो बल है उसका ये इलास्टिसिटी जो गुण होता है वो उस बल का विरोध करता है। ठीक है, तो और जैसे ही वो बाह्य बल हम लोग उससे हटाते हैं तो वो पदार्थ होता है जो वो पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है, यानी पूर्व अवस्था में वो आ जाता है। इस गुण को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे अधिक किसकी होती है इलास्टिसिटी? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर है दोस्तों सी, स्टील। स्टील की जो इलास्टिसिटी प्रत्यास्था है वो सर्वाधिक होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए ये कह रहे सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या है? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी इस्पात और डी कोबाल्ट। तो जो स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु होती है दोस्तों वो होती है हमारी क्या? इस्पात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे है हमारा सी, इस्पात। राइट आंसर हो जाएगा सी, इस्पात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य का अणु भार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि घटेगी, बी बढ़ेगी, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, अच्छा, श्यानता होता क्या है? श्यानता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। अच्छा, श्यानता जो है वो पदार्थ का जो श्यानता है वो ये द्रव्य, ठीक है, द्रवों और गैसों में होता है, ये ठोस में नहीं होता है। ठीक है, जो श्यानता का गुण है वो केवल द्रवों और गैसों में होता है। ठीक, अच्छा, इस श्यानता के कारण द्रव्य या गैस में जिसके कारण तरल है, कोई द्रव्य है हमारा, उसकी जो विभिन्न परतें हैं उन परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है। ठीक है, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। ठीक, और जो श्यानता होती है केवल और केवल
गैस में होती है और लिक्विड में होती है, ये सॉलिड्स में नहीं होती है विस्कोसिटी। ठीक, तो द्रव का अणुभार बढ़ने से उसकी श्यानता, ठीक है, श्यानता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी श्यानता भी क्या होती है, विस्कोसिटी भी बढ़ती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है। अच्छा, ये जो हम श्वेत प्रकाश में देखने पर हमें जो साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं वो किस कारण से दिखाई पड़ते हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि प्रकीर्णन, बी वर्ण विक्षेपण, सी विवर्तन और डी व्यतिकरण। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है हमारा राइट आंसर डी व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण, और इंग्लिश में व्यतिकरण को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के कारण हमें साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक, और जो सर्वप्रथम व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था वो साइंटिस्ट कौन थे? वो थे थॉमस यंग। ठीक है, थॉमस यंग नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप में दर्शाया था। ठीक, और प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति का है, जो वो क्या है उसकी पुष्टि करता है। ठीक, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक कार्य करते हैं। ये कह रहे स्वचालित वाहन है जो उनमें द्रव चालित ब्रेक हैं, वे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बी पास्कल के सिद्धांत पर, सी बर्नौली के सिद्धांत पर और डी पोयाज के सिद्धांत पर। तो जो स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक होते हैं वो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है हमारा बी। ठीक है, कौन सा है? बी, ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, किसके सिद्धांत पर? पास्कल के। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, एक वीडियो को बीच में इसके मत करना, पूरा देखना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे आपको एक एक चीज़ क्लियरली समझ में आएगी। और भाई आप लोग सब जानते हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन में साइंस का कितना रोल है। ठीक है, साइंस, मैथ और जो हमारा रीजनिंग है, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, ये केवल 60 मिनट की परीक्षा है दोस्त, 60 मिनट में आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, 60 मिनट में। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस का काफ़ी अहम रोल होने वाला है। अगर आप लोग ये कर लेंगे तो आपके 65 नंबर तो यहीं से आ जाते हैं। ठीक, 65 यहीं से आ जाने, बाकी 10 नंबर का है जो आपका वो जनरल नॉलेज और उसमें करंट का पोर्शन है, तो उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। ठीक है, करंट केवल आपकी 5-6 नंबर की आएगी, तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। मैथ हुआ, रीजनिंग और हमारा साइंस वाला जनरल साइंस का जो पोर्शन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक है। तो आप लोग इसे वीडियो को जरूर पूरा देखें। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा और डी दोलन रुक जाएंगे। ठीक, तो यदि कोई लड़की झूले में बैठकर झूल रही है और वो अचानक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल के कम हो जाता है। क्या हो जाता है? दोलन काल कम हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहे हैं तांबा, बी यूरेनियम, सी एल्यूमिनियम और डी चांदी। तो दोस्तों जो सबसे भारी धातु होती है वो होती है हमारी यूरेनियम। राइट आंसर क्या होगा? बी यूरेनियम। यूरेनियम है जो सबसे भारी धातु होती है। ठीक है, और जो इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग जो रिक्टर पैमाना होता है उसमें ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है। मॉडरेटर का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? ए, रिएक्टर के शक्ति स्तर में परिवर्तन करना, बी, न्यूट्रॉनों की गति कम करना, सी, रिएक्टर की विखंडन अभिक्रिया के ताप को बाहर निकालना और डी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा, मॉडरेटर का जो कार्य होता है वो होता है कि न्यूट्रॉनों की गति होती है जो उसको कम करना। ठीक है, न्यूट्रॉनों की गति है उसको
कम करना, ठीक। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर होता है, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? मॉडरेटर के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, भारी जल D2O, भारी जल किसको? D2O को हम लोग भारी जल कहते हैं, ठीक। तो जो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वो प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में, प्रोफेसर फर्मी, ठीक है, फर्मी के निर्देशन में शिकागो यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कहाँ पर? शिकागो यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, शिकागो विश्वविद्यालय में। और जो मॉडरेटर है, मॉडरेटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं मंदक, ठीक है, क्या कहते हैं? मंदक। तो राइट आंसर यहाँ पे है कि मॉडरेटर का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। नेक्स्ट 10वां है कि यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो वेग का आरंभिक मान 1/3 कर देंगे तो यहाँ वेलोसिटी अगर हम लोग 1/3 कर देंगे, ठीक, तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी, ठीक है, 1/9 गुनी होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड की समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना होगा? ठीक है, तो हमें 3 सेकंड के बाद उसका वेग बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूटन का मोशन वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा। फॉर्मूला है हमारा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा v होता है ये क्या है? ये होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, क्या होता है? और u होगा इनिशियल वेलोसिटी, ये प्रारंभिक वेग होगा और j अंतिम वेग होगा, ठीक। तो प्रारंभिक वेग जब गिरेगी वस्तु तो स्टार्टिंग में जो u है वो क्या होगा? 0, ठीक, और v हमें यहाँ पे निकालना है 3 सेकंड के बाद, तो v बराबर u 0 हो गया। a यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड और टाइम दिया गया है हमारा 3 सेकंड। टाइम कितना दिया गया है? 3 सेकंड। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 8 = 24, 2 हासिल आई, 9 × 27 और 2 नाम 18, सॉरी 2 नाम 3, 9 × 27 और 2 29, ये आ जाएगा हमारा 29.4 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। तो जो 3 सेकंड पश्चात जो इसकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो आ जाएगी हमारी 29.4 मीटर पर सेकंड। राइट आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध 4 ओम तार को बीच में 180 डिग्री पर मोड़ा गया है और इन दोनों भागों के दोनों सिरों पर जोड़ दिया गया है, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? एक प्रतिरोध 4 ओम तार को बीच में 180 डिग्री पर मोड़ा गया है, ठीक। तो डायग्राम हमारा बनेगा, यहाँ लगा है हमारा क्या? रेजिस्टेंस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, ठीक। 2 ओम का ए है और 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक। ये इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो R बराबर R1 × R2
अपॉन R1 प्लस R2 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 गुणे 2 और 2 प्लस 2 4/4 यानी 1। राइट आंसर क्या आ रहा? ए। तो जो नया प्रतिरोध है या नया रेजिस्टेंस है वो है हमारा 1 ओम आ रहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी लोहा और डी चांदी। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो है हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी चांदी होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो होता है, दूसरे नंबर पे होता है कॉपर, ये दूसरे नंबर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक 60 वाट के 15 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं तथा 300 वाट का फ्रिज प्रतिदिन 5 घंटे चलता है। 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से पाक्षिक बिल ज्ञात कीजिए। पाक्षिक मतलब 1 महीने का निकालना है हमें, 1 मंथ का यहाँ पे बिल निकालना है कि कितना आएगा। ठीक, तो हमारा जो विद्युत ऊर्जा निकालने वाला फॉर्मूला होता है वो है BIT/1000। ठीक, तो पहला है हमारा कि 60 वाट का बल्ब है तो 60 गुणे, ठीक है, कितने बल्ब हैं? 15। अच्छा, कितना चल रहा है? प्रतिदिन 6 घंटे, और ये 1 महीने के लिए, बटे 1000। इससे इसको काटा, इससे इसको, ठीक, 2 से काटा, 5 बार गया, ये यहाँ पर 3 बार गया, 5 तिया 15, 3 त्रिका 9 तिया 27, छक्का होता है 162। अब फ्रिज का निकालेंगे। हमारा फ्रिज चलता है 300 वाट, 5 घंटे चलता है, 30 दिन तक चलेगा। इसको काटा, ती 5 15 तिया 45। ठीक, तो 162 प्लस 45 यानी टोटल जो यूनिट निकल के आ गई हमारी 207 यूनिट बिजली खर्च होगी। ठीक, 260 यूनिट बिजली खर्च हो रही है, और यहाँ पर जो रेट दिया है 30 पैसे प्रति यूनिट, तो 207 गुणे 30 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक, ये 7 ती 21 और 2 तिया 6, 621/10 यानी 62.1। तो राइट आंसर यहाँ से निकल के आ रहा हमारा सी 62 कितना 62 रुपये 10 पैसे। क्या आ जाएगा? राइट आंसर सी आ जाएगा, 62 रुपये 10 पैसे यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी डीजल, सी केरोसिन और डी कोयला। तो यहाँ पर जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है वो कौन उत्पन्न करेगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन। चलिए, फिर है कि लाल तप्त कोख पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जल गैस, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाल तप्त कोख पर भाप प्रवाहित करने से हमें जो प्राप्त होता है वो होता है दोस्तों क्या? वाटर वेपर। ठीक है, जल गैस। क्या प्राप्त होती है? हमें जल गैस प्राप्त होती है। जल गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। नेक्स्ट, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, इस्पात यानी जब किसी लोहे को सुर्ख लाल करके धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कह रहे अनिलन, बी समन, सी मृदुकरण और डी प्रगलन। तो इस हम प्रक्रिया को कहते हैं दोस्त, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए अनिलन। क्या कहते हैं? अनिलन। चलिए नेक्स्ट, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, बी यूरिया, सी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और डी अमोनियम सल्फेट। तो राइट आंसर है यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर डी अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो हम अमोनिया गैस संसाधित करते हैं तो क्या तैयार होता है? अमोनियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि जब सोडियम फ्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो कह रहे हैं कि इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। बी प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। सी प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और डी एक सहसंयोजक कोवलेंट बॉन्ड या बंध बनता है। तो राइट आंसर हो जाए इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट फिर है कि ध्रुवण होता है, ध्रुवण काय में होता है? किस चीज़ में होता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों में, बी अनुदैर्ध्य तरंगों में, सी दोनों में और डी दोनों में से किसी में नहीं। तो जो ध्रुवण होता है, ध्रुवण की प्रक्रिया होती है, ये होती है दोस्त हमारी राइट आंसर है यहाँ पर ए अनुप्रस्थ तरंगों में। किस में होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि रेल की पटरियों की नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे स्लीपर्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए, बी फिश प्लेट को ठीक तरह से बैठाने के लिए, सी है गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव कम करने के लिए और डी पटरियों को समानांतर रखने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्यों लगाए जाते हैं लकड़ियों के चौड़े पट्टे? तो लकड़ियों के जो चौड़े पट्टे लगाए जाते हैं वो गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइग्रोमीटर और डी स्ट्रोबोस्कोप। तो एक उड़ते हुए चक्के की हम लोग जो प्रति सेकंड घूर्णन गति मापेंगे वो मापते हैं स्ट्रोबोस्कोप से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी स्ट्रोबोस्कोप। और आजकल ये हाईवेज पे चीज़ें लग गई हैं जो हमें मोशन डिटेक्टर हम लोग कहते हैं, उससे हमारी गाड़ी की स्पीड भी पता चल जाती है। ठीक, और जो बैरोमीटर हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? कैपिलरिटी एकमात्र कारण नहीं है। स्याही सोखना ये है। भूमिगत जल का ऊपर उठना ये नहीं है। ठीक है, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना ये है और पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी पहुंचना ये भी केशिकत्व का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला क्या है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा बी भूमिगत जल का ऊपर उठना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी भूमिगत जल का ऊपर उठना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी में 10 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है तो अंतिम तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी में 10 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है तो इसका जो अंतिम तापमान होगा दोस्तों वो होगा राइट आंसर यहाँ पर सी। क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक कैलिडोस्कोप, बी बायोस्कोप, सी माइक्रोस्कोप और डी इपीडियास्कोप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए कैलिडोस्कोप। क्या है? ऑप्शन नंबर ए
कैलिडोस्कोप, ठीक। माइक्रोस्कोप का हमें पता है ये सूक्ष्मदर्शी है, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते उनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। और जो इपीडिया स्कोप है जो इसका हम प्रयोग करते हैं छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, ठीक है। सॉरी, ये इपीडिया स्कोप है जो वो हम इसका प्रयोग करते हैं चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है, ठीक है। चित्रों को एक प्रकार से आप कह लीजिए वो प्रोजेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है वो इसी से होता है, इपीडिया स्कोप से। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता मापन करता है, कौन करता है? दूध, ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी मैनोमीटर, सी फेदोमीटर और डी लैक्टोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी लैक्टोमीटर, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था, ये द्रवों का जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी वो मापी जाती है, डेंसिटी यानी अपेक्षित घनत्व। और जो मैनोमीटर है ये गैसों का दाब, ठीक है, गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और फेदोमीटर का हम प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल, ये अभी आ गया था अपन का वहाँ पर क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए मंदक, बी शीतलक, सी परिरक्षक और डी नियंत्रक। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए मंदक, ठीक है। किस रूप में करते हैं हम लोग इसका प्रयोग? इसका प्रयोग करते हैं हम मंदक के रूप में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। कल फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, ठीक, और अपना प्यार दें। थैंक यू।